हेलो स्टूडेंट्स, हेलो रेस्पेक्टेड टीचर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़, इसमें भी पहला चैप्टर है प्रबंध की प्रकृति और महत्व। और ये जो मैं हिंदी मीडियम की वीडियोस बना रहा हूँ, ये स्पेशली बना रहा हूँ मैं फॉर गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स। तो एक मेरी छोटी सी कोशिश है, अगर आपको अच्छी लगे सभी को तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करना, ताकि गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं वो इस वीडियो को देख सकें और बहुत अच्छे से इसमें सीख सकें। क्योंकि इंग्लिश मीडियम के लिए भी मैंने ऑलरेडी पूरी वीडियोस बनी हुई हैं इसमें, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिंक भी मैं इसके आई बटन में या वीडियो के एंड में डाल दूंगा। और क्लास सब्जेक्ट अकाउंटेंसी क्लास 12th में भी बहुत सारी वीडियोज़ बनी हुई हैं और कुछ मैं बना रहा हूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए समय ना ख़राब करते हुए पढ़ाई की ओर चलते हैं। ये हम क्लास 12th का पढ़ रहे हैं, क्लास 12 CBSE, ठीक है। और पार्ट फर्स्ट या चैप्टर फर्स्ट कह दीजिए, प्रबंध की प्रकृति और महत्व। देखिए, मैनेजमेंट होता क्या है, कुछ भी समझने से पहले हम बात करेंगे एक जनरल लैंग्वेज में। मैनेजमेंट या प्रबंध बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बोला जाता है और हिंदी में बोला जाता है प्रबंध। देखिए, कोई भी काम अगर आप करते हैं, कोई भी काम आप करते हैं, तो सबसे पहले अपने दिमाग में उसके बारे में सोचते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह करना है, किन किन सोर्सेज से करना है, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, ठीक है। तो ये जो सब आपकी मेंटल कैलकुलेशन, जो किसी भी काम को करने से पहले प्लानिंग चल रही है और उसके अकॉर्डिंग आप काम करते जा रहे हैं, तो यही मैनेजमेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपको कहीं जाना है, आपको गवर्नमेंट टेस्ट देने कहीं जाना है, तो आपको मान लीजिए यहाँ से एंड्रयूगंज जाना है या लाजपत नगर जाना है, ठीक है, या साउथ दिल्ली जाना है। तो आप क्या करेंगे, आप कैलकुलेशन करेंगे कि मेरा टाइम किस में बचेगा, कि आप बाइक से जाएंगे या गाड़ी से जाएंगे या मेट्रो से जाएंगे या बस से जाएंगे। तो आप कैलकुलेशन करने में लग रहे हैं और आप थोड़ा सा इकोनॉमिकली भी सोच रहे हैं कि मेरे पैसे भी कम लगे, मेरा टाइम भी बचे। क्योंकि गाड़ी से जाते हैं, अपनी पर्सनल बाइक से जाते हैं, तो आपको टाइम नहीं लगेगा पढ़ने का। लेकिन अगर आप बस से जाते हैं, मेट्रो जाते हैं, तो आप थोड़ा रीड कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो सब कैलकुलेशन आपके माइंड में प्रोज एंड कॉन्स चल रहे हैं। तो आपको मेरे अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचना है, वहाँ तक पहुँचने के लिए जो आप दिमाग लगा रहे हैं, इसी को ही मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। आइए थोड़ी सी अब बुक की लैंग्वेज में पढ़ते हैं। अन्य लोगों से कार्य कराने की कला को प्रबंध कहा जाता है, ठीक है। प्रबंध क्या है, मैनेजमेंट क्या है, खुद काम करना और लोगों को साथ में लेके उस मेन उद्देश्य तक सब काम करवाना, ये मैनेजमेंट है। यह निर्धारित उद्देश्यों के प्रभावी ढंग से दक्षतापूर्ण प्राप्त करने के लिए किए गए कार्यों की प्रक्रिया है, ठीक। निर्धारित उद्देश्य मतलब जो भी आपके टारगेट है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, मान लो आपको एग्जाम देने जाना है और यहाँ आपका टारगेट है, कोई कंपनी, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन, कोई स्कूल, इंस्टीट्यूशन, कोचिंग सेंटर कुछ आप चलाते हैं, तो आपका उद्देश्य वो उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है, अतः प्रबंध को प्रभावशीलता व कार्यक्षमता के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु कार्य कराने की प्रक्रिया में भी परिभाषित किया जा सकता है। अब इन दोनों वर्डों को हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, प्रभावशीलता और कार्यक्षमता, एफिशिएंसी, और इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ताकि इसका उद्देश्य समान लक्ष्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों के संबंध में मार्गदर्शन करना होता है। तो दूसरे लोगों से काम कराने की कला ही मैनेजमेंट है, प्रबंध है, ठीक है। खुद भी काम करना है और दूसरे लोगों से भी करवाना है, क्योंकि एक आर्ट होती है, जो एक लीडर होता है, एक हेड होता है, उसमें एक कला होती है कि वो सभी लोगों को साथ लेकर चलता है मेन उद्देश्य के लिए। देखिए, ये पढ़ रहे हैं प्रभावपूर्णता वर्सेस कुशलता। पहले को बोलते हैं इफेक्टिवनेस, सेकंड को बोलते हैं एफिशिएंसी। ये बेसिस दे रखा, बेसिस ऑफ डिफरेंस। पहले अर्थ, मीनिंग क्या होता है, देखो आप बात करते हैं इफेक्टिवनेस। इसका अभिप्राय काम को समय पर पूरा करने से है, चाहे कितनी लागत क्यों ना आए। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, मान लो आपका अपने डेस्टिनेशन में जाना है एग्जाम देने, तो आप सोच रहे हैं गाड़ी से जाऊंगा, ये पैसे का कोई मतलब नहीं है, तो ये इफेक्टिवनेस हो गई। आप देख रहे हैं कि काम पूरा होना चाहिए, चाहे पैसे कितने भी लग जाए, लागत कितनी भी आ जाए। जबकि एफिशिएंसी में ऐसा नहीं होता। एफिशिएंसी में काम को मिनिमम कॉस्ट पे देखा जाता है। अब आप कैलकुलेशन कर रहे थे कि मैं बस से जाऊँ, मेट्रो जाऊँ, टाइम भी बचेगा, सेविंग भी बचेगी, जो मेरा टाइम बचेगा और पैसे बचेंगे मैं उसको यूटिलाइज़ कर लूँगा, मैं पढ़ता हुआ चला जाऊँगा, ठीक है। 1-1.5 घंटा लगेगा, मैं आराम से बस में पढ़ता हो जाऊँगा, सीट मिल जाएगी, तो या मेट्रो में पढ़ता जाऊँगा। तो ये क्या, ये एफिशिएंसी है कि कम से कम मिनिमम कॉस्ट पे काम को पूरा करना है। सेकंड है उद्देश्य, अंतिम परिणामों को समय पर प्राप्त करना। इसमें कोई भी काम बस करना होता है,
ठीक है, ताकि हमारा जो मेन उद्देश्य परिणाम है वो समय पर प्राप्त हो सके। इसमें हम कॉस्ट भी देखते हैं, कॉस्ट प्रॉफिट एनालिसिस करके देखते हैं। इसका मुख्य केंद्र क्या होता है? समय, टाइम से पूरा हो जाए बस। लेकिन इसका मेन होता है कॉस्ट, लागत। इसमें लागत देखी जाती है, इसमें टाइम देखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका इफेक्टिवनेस ऑफ एफिशिएंसी के थ्रू किसी भी काम को करना ही मैनेजमेंट कहलाता है। खाली ये नहीं काम कर दिया, काम को इफेक्टिवनेस तरीके से भी होना चाहिए, काम एफिशिएंसी से भी होना चाहिए। अब हम पढ़ रहे हैं प्रबंधन की विशेषताएं। मैनेजमेंट की विशेषताएं क्या होती हैं? देखिए, मैनेजमेंट की विशेषताएं क्या है? प्रबंधन की विशेषताएं पढ़ते हैं, लक्षण या करैक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं इसको। हेडिंग पे आप ध्यान देंगे, मेन आप हमेशा ध्यान रखना, अपने बच्चों को भी बोलेंगे सभी रिस्पेक्टिव टीचर्स। और जो स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो बेटे हेडिंग जो है वो एग्जैक्ट होना चाहिए कि एक दो लाइन कंसर्न लिख देंगे, लेकिन हेडिंग मेन्स है। हेडिंग अच्छे से किताब वाले ही लैंग्वेज में लिखें, ज़्यादा बेटर है। तो पहला एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है ये। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है? एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। उद्देश्यपूर्ण का मतलब कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं, मैनेजमेंट ही कर रहे हैं, उसमें भी एक उद्देश्य होता है। जैसे कोई बिजनेस है तो उसका मेन उद्देश्य है वो बिजनेस अच्छे चलता रहे। किसी की जूते की फैक्ट्री है तो फैक्ट्री बहुत अच्छे चलती रहे, ज़्यादा प्रॉफिट काम है, कम लागत में माल बनाया, अच्छा माल बेचे। तो ऐसे ही प्रबंधन भी एक लक्ष्य प्रधान प्रक्रिया है जो संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करती है। ठीक है, सेकंड सर्वव्यापी है। इसको सर्वव्यापी का मतलब सब जगह है। ठीक है, तो ये हर जगह होती है। प्रबंधन सर्वव्यापी है जो सभी प्रकार के संगठन, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सभी में है। खाली ये नहीं कि बिजनेस में ही है, नॉन बिजनेस जो है उनमें भी है, सामाजिक संगठन भी है, आर्थिक संगठन भी है, राजनीतिक भी है, सब में है, सब जगह फैली हुई है। मैनेजमेंट हर जगह होता है। नंबर थर्ड है बहुआयामी गतिविधियां, मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटीज होती है इसमें। तो कह रहा है मैनेजमेंट भी एक मल्टीनेशनल गतिविधि है जो कार्य, व्यक्तियों और परिचालनों के प्रबंध से संबंधित होती है। इसमें कार्यों का प्रबंध भी किया जाता है, व्यक्तियों का प्रबंध भी किया जाता है, और ऑपरेशंस जो हम करते हैं सबसे जुड़ी होती है। तो हर जगह लगती है। प्रत्येक संगठन, कुछ संगठन का मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो मिलकर काम करती है, कुछ कार्य के लिए स्थापित किया जाता है। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं तो कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा उसका। तो प्रबंध लोगों से कार्य करवाने की कला है। प्रबंध संगठन में विभिन्न क्रियाओं को पूर्ण करने में भी सक्षम है। तो मैनेजमेंट लोगों से काम करवाने की कला, ये डेफिनेशन में इसकी पढ़ी थी। ठीक है, तो जो प्रबंध है वो मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटीज इसका फीचर है, और इट इज़ ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अब मैं कुछ फीचर्स बता रहा हूँ, जो फीचर आया है इसका, ये वाला करैक्टरिस्टिक्स आई है, सॉरी। तो आप ये ध्यान रखना, ये वाला फीचर आप मैनेजमेंट के किसी भी फंक्शन में लिख सकते हैं, प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, कंट्रोलिंग में, स्टाफिंग में, डायरेक्टिंग में, किसी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब में लिख सकते हो आप ये फीचर में और करैक्टरिस्टिक्स में। तो ये कह रहा है प्रबंध कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसे हमेशा के लिए एक ही बार में कर लिया जाए। ठीक है, इट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, निरंतर प्रक्रिया है। और प्रबंध के जितने भी कार्य हैं, प्लानिंग, फर्स्ट, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड नियुक्तिकरण, फोर्थ निर्देशन, और 5 कंट्रोलिंग। इसका एक शॉर्टकट नाम रखा हुआ है मैंने, आप याद कर लेंगे बहुत अच्छा रहेगा। इसको बोलते हैं पोस्ट DC। P से प्लानिंग, दिस वन, O से ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग, और C से कंट्रोलिंग। पोस्ट DC नाम है, या आप अपने बच्चों को याद कराना, पहले पहले वर्ड से इसके मैनेजमेंट के फंक्शन बन जाते हैं, कार्य बन जाते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। ये एक सामूहिक क्रिया है, ग्रुप एक्टिविटी है। ठीक है, तो मैनेजमेंट एक सामूहिक है, ये नहीं कि एक आदमी खिलक, एक अकेला मैनेजर खुद अपने आप ही मैनेजमेंट कर लेगा, नहीं, पूरी टीम को लेकर चलना पड़ेगा, एज ए होल, एज ए टीम लेकर चलना पड़ेगा, तभी ये पूरी हो पाएगी। तो ये एक सामूहिक गतिविधि है। एक संगठन में एक व्यक्ति, चाहे वो विभिन्न लक्ष्य, संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, मान लिया हमारा स्कूल ही है, तो सारे टीचर्स विद प्रिंसिपल के साथ मिलकर पूरे स्कूल को चलाने का प्रयास करते हैं। कोई भी प्रबंधकीय निर्णय अकेले में नहीं ले जा सकता। ठीक है, आप अकेले में डिसीजन नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल बता रहा है, मार्केटिंग मैनेजर है, फाइनेंशियल मैनेजर से परामर्श करके ही क्रेडिट फैसिलिटी जो बढ़ा सकता है, माल की आपूर्ति देने से पहले प्रोडक्शन मैनेजर से कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी हमारे जो हेड हैं, प्रिंसिपल हैं, HOS जो होते हैं हमारे, वो भी हमसे डिस्कस करते हैं, तब भी कोई बात या रूल जो भी होता है इस तरह से इंप्लीमेंट होता है। तो इट इज़ ए ग्रुप एक्टिविटी। और कह रहे हैं गत्यात्मक कार्य है। गत्यात्मक मतलब डायनामिक फंक्शन, डायनामिक जो काम चलता रहता है, परिवर्तित वातावरण के अनुरूप चलता रहता है। तो ये भी एक मैनेजमेंट है। खाली मैनेजमेंट ये नहीं है कि एक बार बनाई और खत्म हो गई, एक काम खत्म होगा दूसरी भी शुरू हो जाएगी, दूसरा काम खत्म होगा तीसरी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ये डायनामिक है, परिवर्तित है। जब कोई वातावरण बदलता है उसके अकॉर्डिंग हमें मैनेजमेंट भी बदलनी पड़ती है। ठीक है, जैसे प्रबंध की आवश्यकता समय और परिस्थिति के अनुसार स्वयं अपने लक्ष्यों को बदलाव करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल बता रहा है, मैकडोनाल्ड्स ने भारतीय लोगों की पसंद के अनुसार अपनी सूची में कहीं बदलाव किए। जो मैकडोनाल्ड्स था, अभी आपको पता भी होगा कि इंडियन ब्रांच चल रही है इसकी, बाहर की शायद बंद हो चुकी हैं, तो ये इस हिसाब से चेंज करना पड़ता है एटमॉस्फेयर के हिसाब से। और लास्ट है उद्देश्य शक्ति। उद्देश्य होता है ऑब्जेक्ट। प्रबंध एक शक्ति है जिसे देखा नहीं जा सकता, केवल उसकी उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है। जब एक संगठन में उद्देश्यों को योजनाओं के अनुरूप प्राप्त किया जा रहा हो तो कहा जाएगा कि प्रबंध
ही अच्छा है। तो ये उद्देश्य शक्ति है, एक मेन उद्देश्य के लिए काम किया जाता है, सारी टीम मिलकर उसके लिए काम करती है। तो ये आपका मैनेजमेंट है। तो आई होप आपको मैनेजमेंट समझ में आया होगा कि मैनेजमेंट क्या है, खुद काम करने और लोगों से काम करवाने की कला है, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, पोस्ट डीसी, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ये सारे मिलकर काम हमें करने पड़ते हैं। ठीक है। और प्रबंध हमें जहाँ है से लेके जहाँ जाना था उसके बीच की दूरी को भी पाटता है। ठीक है। तो प्रबंध मतलब पूरी प्लानिंग से है, खाली एक प्लानिंग करना नहीं है, इसमें सारा काम आता है, एग्जीक्यूशन करना, कंट्रोलिंग करना, सब चीज़ें आती हैं। अब हम पढ़ रहे हैं प्रबंध के उद्देश्य, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला चैप्टर है, 12th के बच्चों को आप जरूर बताइए। और उद्देश्य 3 होते हैं इसके। पहला है संगठनात्मक उद्देश्य, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव होते हैं। क्या पढ़ते हैं हम, इसका अभिप्राय संगठन में उपलब्ध मानवीय भौतिक साधनों का उपयोग सभी हितार्थियों के हित में करने से है। ठीक है। संगठन के उद्देश्य होते हैं, मतलब जिस संगठन में के लिए हम काम कर रहे हैं, प्रबंध के उद्देश्य हैं। पहला संगठन के लिए उद्देश्य, ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, क्या है देखो। पहला जीवित रहना प्रबंध, जीवित रहना प्रबंध द्वारा विभिन्न व्यवसायिक क्रियाओं संबंधित सकारात्मक निर्णय लेकर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि व्यवसाय लंबे समय तक जीवित रहे। तो कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट हुआ है तो सबसे पहले उसका संगठनात्मक उद्देश्य है कि वो सर्वाइव करे, लंबे समय तक चले। फिर है प्रॉफिट कमाना, पहले सर्वाइव करना है मेरा, लंबे समय तक चलाएंगे आप उसको, कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट होता है। फिर दूसरा, उससे हम प्रॉफिट अर्जित करेंगे। ठीक है। कॉस्ट और जोखिम सहन कर सकें, क्योंकि हम प्रॉफिट अगर कमा रहे हैं तो हम झटके, लॉसेज, जैसे अब लॉकडाउन कोविड-19 में आपने देखा कि बिजनेस बहुत सारे बंद रहे, बहुत सारी कंपनियां, दुकानें, फैक्ट्रियां बंद रही, लेकिन जिन्होंने पहला प्रॉफिट कमाया था वो सर्वाइव कर गए, फिर आगे चलने लग गए। ठीक है। थर्ड, विकास करना, डेवलपमेंट करना, ताकि भविष्य में संगठन अच्छे प्रकार से कार्य कर सके। विकास को बिक्री, कर्मचारी की संख्या, पूंजी निवेश आदि सबसे मापा जा सकता है। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करेंगे, कितनी सेल कर रहे हैं, कितनी आपकी सेल बढ़ रही है, तो ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये संगठनात्मक उद्देश्य हैं। सेकेंड हम पढ़ रहे हैं सामाजिक उद्देश्य। ठीक है। ये जो नोट्स हैं काफ़ी शॉर्टकट ट्रेसेस में हैं, डिटेल में आप कोई भी रेफरेंस बुक ले लीजिए, एनसीईआरटी ले लीजिए, उससे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ से आपको सारी बात लगभग क्लियर हो जाएंगी। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन आएंगे वो MCQ बेस आएंगे। ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखिए, इसका अभिप्राय प्रबंध की क्रियाओं के दौरान सामाजिक हित का ध्यान रखने से है। ठीक है। सामाजिक के भी उद्देश्य होते हैं। एज वी आर लिविंग इन सोसाइटी, एवरी बिजनेस हैज़ सेटल इन दी सोसाइटी। तो जो भी बिजनेस सोसाइटी में सेटल हुआ है, सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, तो हमारे सोसाइटी के लिए भी हमारे कुछ उद्देश्य हो जाते हैं। ऐसे बिजनेस के भी, प्रबंध के भी कुछ उद्देश्य हैं। पहला, उचित कीमत पर गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं की आपूर्ति कराना, एप्रोप्रिएट प्राइस पर क्वालिटी गुड देना। सेकंड, करों का ईमानदारी से भुगतान करना, टैक्सेस देने पड़ते हैं, हर बिजनेसमैन भी देता है, आदमी भी देता है, हर इंसान देता है, जिससे गवर्नमेंट चलती है और देश चलता है, तो टैक्स को देना। और नंबर 3, उत्पादन की पर्यावरण मित्र विधियों को अपनाना। ठीक है। कहने का मतलब इको फ्रेंडली सिस्टम अपनाना, ऐसा ना करें खुद प्रॉफिट कमा रहे हैं और पर्यावरण गंदा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना। और नंबर 3 उद्देश्य होते हैं व्यक्तिगत उद्देश्य, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है। पहला ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल, तीसरा पर्सनल, 3 ही होते हैं इसके। तो ये उद्देश्य संगठन के कर्मचारियों से संबंधित होते हैं। प्रबंध को कर्मचारियों को भिन्न भिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूर्ण करना पड़ता है। तो क्योंकि मैनेजमेंट कोई एक आदमी नहीं कर रहा है, पूरी टीम होती है, तो एक एज ए मैनेजर, जो हेड है, मैनेजर है, उसको सारे एम्प्लॉयज़ के जितने भी पर्सनल इंटरेस्ट हैं उन सबको ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे अप्रोप्रिएट सैलरी देंगे, रेमुनरेशन देंगे, उनकी सोशल नीड क्या है वो देखनी पड़ेगी, उनकी पर्सनल वृद्धि हो रही है नहीं है, विकास हो रहा है नहीं है, वो सब देखना पड़ेगा। तो ये सब को ध्यान में रखना पड़ता है। प्रबंध को व्यक्ति को संगठन उद्देश्यों में समन्वय रखना चाहिए। इसमें 3rd वाले में और 1st वाले में भी कोऑर्डिनेशन रखना जरूरी होता है। अब हम पढ़ रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये चैप्टर, एक्चुअली पहला है और वैसे भी इंपॉर्टेंट है। प्रबंध का महत्व, इसको मेरिट कह लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंस कह लीजिए, क्या लाभ है इसके, तो पढ़ रहे हैं। और बात फिर मैं वही बोलूँगा आपको, बेटे हेडिंग लर्न अच्छे से कर लेना, ये ही मेन मैटर है। हेडिंग लर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पढ़ते हैं। सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति, प्रबंध समूह के कर्मचारियों में टीम भावना में समन्वय का निर्माण करता है, जिससे संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त किया सके। तो मेन जो हमारे ग्रुप के एम्स हैं उसको प्राप्त करने के लिए बनाया गया, मैनेजमेंट इसका मेन रोल प्ले करता है। तो सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति मैनेजमेंट से ही पॉसिबल है। सेकंड, कार्यक्षमता में वृद्धि, इससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है। प्रबंध कार्यक्षमता बढ़ाता है, आपकी मैनेजमेंट अच्छी है तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। हम पीछे पढ़ रहे थे कि एफिशिएंसी क्या होता है, किसी भी काम को कम लागत पर और बहुत अच्छे तरीके से करना कहलाता है एफिशिएंसी। तो इसके माध्यम से संसाधनों का उचित उपयोग संभव हो पाता है, जिससे लागत कम होती है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। नंबर 3, गतिशील संगठन का निर्माण, इससे आपका जो गतिशील संगठन का निर्माण होता है, प्रबंध परिवर्तन के होने वाले लाभों से कर्मचारियों को अवगत कराकर विरोध को समाप्त करते हैं। इससे आप जो भी चैलेंजेस बिजनेस में आते हैं, पर्यावरण जो बिजनेस है हमारा, ठीक है, वो आसानी से आप फेस कर सकते हैं। तो गतिशील संगठन का निर्माण हो जाता है। नंबर 4, व्यक्तिगत उद्देश्य, प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्यों को पाने में सहायता करता है। ठीक है,
जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि कोई भी कर्मचारी अगर मेहनत कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा हो रहा है, मैनेजर का भी फायदा हो रहा है और उसका खुद का भी फायदा हो रहा है। तो यह अभिप्रेरणा और नेतृत्व के माध्यम से कर्मचारियों के समूह भावना विकसित करता है। इससे लक्ष्य और संगठन के लक्ष्यों में तालमेल बिठाया जा सकता है। और समाज के विकास में सहायक, ये भी पढ़ रहे हैं हम, ये लास्ट है ऑलमोस्ट। प्रबंध समाज के विकास में सहायता करता है। जब मैनेजमेंट बढ़िया होगा, फर्म अच्छी चलेगी, स्कूल अच्छा चलेगा, कोई हॉस्पिटल है, सब मैनेजमेंट किसी भी चीज़ का हो सकता है, फर्म का, बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन का, दुकान का, फैक्ट्री का, किसी का भी हो सकता है। अगर वो बढ़िया चलेगा तो क्या होगा, समाज का विकास भी होगा। यह गुणात्मक माल सेवाओं का प्रदान करके, रोजगार दे के, नए अवसर सृजित करके, नई नई तकनीक बना के, इससे समाज का विकास होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स में, गवर्नमेंट स्कूल के स्पेशली बच्चों में शेयर जरूर करें। सभी मेरे रिस्पेक्टिव टीचर साथियों से अनुरोध है, स्पेशली मैंने कोशिश की कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए ही बनाया जाए, हिंदी मीडियम के लिए, इसलिए मैं स्पेशल एफर्ट कर रहा हूँ इसमें। बाकी इंग्लिश मीडियम बनी हुई है, आप वीडियो वो भी देख सकते हैं, उनके लिंक इस वीडियो के एंड में मिल जाएंगे आपको। और अकाउंटेंसी भी बहुत सारी वीडियो बनी हुई है आपके छोटे भाई बहनों के लिए, 11th क्लास में भी बहुत सारी वीडियोज़ बनी हुई हैं। और डिपार्टमेंट के भी जो भी सर्कुलर आते हैं वो भी टाइम टाइम पर मैं अपलोड करता रहता हूँ ईजीएस्ट वे में। तो इसी के साथ आपका इस चैनल और इस वीडियो दोनों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।